उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ये मन बना चुका है कि 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 5वीं बार बनाने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RMST भारत। मैं प्रशांत यादव। मेरे खास कार्यक्रम सीधी बात ज़मीनी लोगों के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा महासचिव प्रभारी शहबाज कुरैशी जी। आज हम इनसे करेंगे बातचीत। अयोध्या से जो ब्राह्मण सम्मेलन की आपकी पार्टी ने जो शुरुआत की है, इसका क्या 2022 में असर देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल जो है RMST के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं और नववर्ष की भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका ये सवाल जो है अयोध्या से ब्राह्मण समाज देखिए, का जो सम्मेलन आपकी पार्टी ने किया है, इसका 2022 में क्या देखने को असर मिलेगा? हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन करने के लिए उन्हें आगाह किया है और ब्राह्मणों को बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से 2007 में जोड़ने के लिए माननीय बहन जी ने ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए माननीय बहन जी ने जो सम्मान दिया था ब्राह्मणों को, आज अयोध्या से 23 दिसंबर को 23 दिसंबर ही था 23 दिसंबर से शुरुआत की थी। 23 सितंबर से माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने शुरुआत की और भगवान श्री राम की धरती से ब्राह्मणों को बसपा की तरफ मोड़ने के लिए या उन्हें लाने के लिए वहाँ से शुरुआत की है, ताकि ब्राह्मण समाज को मान सम्मान मिल सके। और जो 2007 में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ब्राह्मण समाज के लोगों को सम्मान दिया था, वो सम्मान ना तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और वो सम्मान ना ही समाजवादी पार्टी ने दिया है। और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, अयोध्या का नहीं, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ये मन बना चुका है कि 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 5वीं बार बनाने जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि आदरणीय मायावती जी 2022 के चुनाव के लिए बिल्कुल निष्क्रिय हैं? क्या मैं ये मान लूँ कि चुनाव लड़ने से पहले ही उन्होंने अपनी हार मान ली है? देखिए, अभी बहन जी के यहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी 23 दिसंबर को, तो वहाँ एक पत्रकार ने ये पूछा माननीय बहन जी से कि बहन जी आप ये बताइए कि आप सड़क पर कब आएंगी। तो बहन जी ने उस पत्रकार से ये कहा था कि सड़क पर आने से क्या होगा, सड़क पर आने से सत्ता नहीं आएगी, सत्ता आएगी परिवर्तन से। अगर सड़क पे आने से सत्ता आ सकती है तो ये लोगों की भूल है, सत्ता आएगी परिवर्तन से। और मैं काफ़ी मजबूत हूँ, मेरी पार्टी बहुत मजबूत है और हम समय आने पर मैदान में मैं आऊँगी और हमारे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम जैसे मुस्लिम कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों करोड़ों मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, वो हम अपनी नेता माननीय बहन जी के निर्देश का ये पालन कर रहे हैं कि कब हमारी नेता हमें आदेश करें इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने की। और रही बात निष्क्रिय की, तो बहन जी काफ़ी मजबूत हैं और हम लोग काफ़ी मजबूत, ऐसी बात नहीं है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको बहुजन समाज पार्टी के अलावा न तो समाजवादी पार्टी दिखाई देगी और ना ही आपको भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी। कुछ मीडिया के संस्थानों ने, कुछ मीडिया के लोगों ने बहन जी को तो ख़त्म ही कर दिया है, उनकी पार्टी को ख़त्म कर दिया है। लेकिन मैं आपके चैनल RMST के माध्यम से बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के उन लोगों को कि बहन जी कोई हल्की लीडर नहीं है। माननीय बहन जी आज भी इस देश के अंदर दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं। दलित नेता तो बहुत है इस देश के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी नेता अगर कोई है तो वो है परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी।
और कुछ मीडिया के लोगों ने ये भी कह दिया है बहन जी से कि अगला चुनाव हो सकता है कि बहन जी का आखिरी चुनाव हो। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, ये उनकी भूल है कि बहन जी को हल्के में ना लें। बहन जी काफ़ी मजबूत हैं, बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूत है और हम कार्यकर्ता जो हैं, मुस्लिम कार्यकर्ता, हमारे से जो कार्यकर्ता हैं वो माननीय बहन जी के साथ हैं। और आने वाले आगामी जो विधानसभा का जो चुनाव है 2022 का, उसमें परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में जो जुल्म, जो सितम जो हुए हैं, जो परेशान किए गए हैं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का एससी के लोग और उत्तर प्रदेश के यादव समाज के लोग, और ख़ासकर मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का मुसलमान खामोश है। और कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की खामोशी बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री ना बना दे। ओवैसी जी का कहना है कि मुसलमानों का सम्मान किसी भी पार्टी में नहीं है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो। मुसलमानों का सम्मान केवल मेरी पार्टी में है, इसलिए सारे मुसलमानों से अनुरोध है कि वो हमारी पार्टी से जुड़े। देखिए, भारतीय संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस देश का संविधान लिखा था तो इस देश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सारे लोगों को ये अधिकार दिए थे चुनाव लड़ने के लिए। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और उन्हें भी इस देश में चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब वो ये बोलते हैं कि मुसलमानों का बहुजन समाज पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। हर एक पार्टी के लिए कहते हैं। वो हर एक पार्टी के लिए कह रहे हैं। मैं हर एक पार्टी से, मैं बहुजन समाज पार्टी भी तो है, तो मैं बहुजन समाज पार्टी को ही लेकर चल रहा हूँ। मैं ओवैसी जी से कहना चाहता हूँ कि आप हर एक पार्टी के लिए कह रहे हैं, हर एक पार्टी में बहुजन समाज पार्टी भी है। मुसलमानों ने 14 अप्रैल 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी का जब गठन हुआ, जब से लेकर 14 अप्रैल 1984 से लेकर 2017 के इलेक्शन तक मुसलमानों ने केवल और केवल बहन जी को 11% वोट दिया है। 11% से ज़्यादा आज तक वोट नहीं मिला है बहन जी को। बहन जी ने मुसलमानों को, ऐसे ऐसे मुस्लिम समाज के नेताओं को राज्यसभा भेजा, विधान परिषद भेजा, जो कभी चुनाव नहीं जीत सकते थे। नहीं, मेरा सवाल नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी जी। तो जो सम्मान बहन जी ने दिया है, हम जैसे कार्यकर्ताओं को बहन जी ने सम्मान दिया है। अब ओवैसी जी इसलिए चल जा रहे हैं क्योंकि वो हैदराबाद से चल कर आए हैं और उनकी नई पार्टी है, वो इसलिए लोगों को लोभ लालच दे रहे हैं ताकि मुस्लिम मेरी तरफ मुड़े, हमारी पार्टी में आए, हमारे MLA जीते, समझे। वो तो हर राजनेता जो होता है ना, वो कोई ना कोई वो लालच देता है, तो ओवैसी जी लालच दे रहे हैं। और अपना अपना स्वभाव है, जो जिसको जहाँ जाना है वो जाए, लेकिन जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के मुसलमानों ने 75, 80% मुसलमानों ने वोट किया समाजवादी पार्टी को। आप ये बताइए, इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर 6% यादव है, आपको मालूम है, और 23% मुस्लिम है। सरकार किसके दम पे बनती है? मुसलमानों के दम पे बनती है। क्या वो जो 23% मुस्लिम समाजवादी पार्टी से जो जुड़ा हुआ है, क्या वो सारा ओवैसी को वोट करेगा? आप बताइए। अब ये आने वाला समय बताएगा कि ओवैसी जी कितना समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, कितना क्या, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों का इतना वोट मिलने जा रहा है, इतना वोट मिलने जा रहा है कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। परसेंटेज हो सकता है 11 दूनी 22% हो जाए मुसलमानों को। जी बिल्कुल होगा। दलित समाज बसपा को वोट क्यों दे? कोई 3 कारण बताओ। देखिए, दलित समाज के जो लोग हैं, मैं जाटवों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दलितों की बात कर रहा हूँ। दलित में जाटव, हाँ, बहुत सी कौमें कठेरिया, आती हैं। दिवाकर और वाल्मीकि, मैं इन सब की बात कर रहा हूँ, दलितों की। जी जी। दलितों की सबसे बड़ी लीडर हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर अगर कोई है तो वो है परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। ठीक है। और माननीय बहन जी ने, चाहे वो देश की संसद हो, चाहे वो देश का कोई भी राजनीतिक मंच हो, माननीय बहन जी ने अपने समाज के प्रति आवाज़ उठाई है। 2018 में
परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जब लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब आवाज़ नहीं सुनी, उनकी आवाज़ को दबाया गया, तो माननीय बहन जी ने अपने समाज के प्रति राज्यसभा सदस्य की सीट से इस्तीफा दे के और कागज़ों को वहाँ फेंक के और दलित अपने जो दलित समाज के जो लोग थे उनके प्रति राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया है। और रही बात तीसरे कारण की, तीसरा कारण मैं आपको ये बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। जब परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 3 जून 1995 को जब उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो सबसे ज़्यादा हालत देश आज़ादी के बाद किसी के ख़राब थे तो उसमें सबसे ज़्यादा थे दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग। कई ऐसे गांव थे, मैं आज भी विधानसभा का प्रभारी हूँ, मैं पूरे केरल विधानसभा में घूमता हूँ। 46 सेक्टर हैं, 465 बूथ हैं और सारे सेक्टर अध्यक्षों की मेरी बात होती रहती है जी। तो मैं तो घूमता रहता हूँ कि आज आप देख रहे हैं कई ऐसे कई सारे गांव हैं जहाँ नालियाँ हैं, खरंजे हैं, सड़कें हैं, बिजली है। ये सब बहन जी की देन है। जब बहन जी की जब सरकार 2007 में थी तो डीएम, एसएसपी, एसपी, कप्तान, एसडीएम गांव में जाया करते थे और चौपाल लगाया करते थे और ये पूछते थे खरंजा है, नाली है, सड़क है, पानी है, बिजली है, और तत्काल उनकी समस्या का समाधान हुआ करता था। मैं आपको एक मिनट पत्रकार जी, मैं आपको बता दूं, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप डीएम कार्यालय के बाहर जाइए, लखनऊ जाइए, सचिवालय सब आग लगा लो, फांसी लगा लो, कहीं न्याय नहीं है। इसलिए दलित समाज के जो लोग हैं वो बहन जी को वोट करेंगे और बहुत बड़ी तादाद में वोट करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दलित ही नहीं, मुसलमानों ने, ब्राह्मणों ने और उत्तर प्रदेश के क्या बोलते हैं आपके ये दलित समाज के लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। तो आज भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है। मैंने देखा है कि हमारे छोटे से कस्बे में कमिश्नर आता है। ये कस्बा है और मैं बात कर रहा हूँ गांव की। गांव में और कस्बे में बहुत फर्क होता है। कमिश्नर साहब आए कस्बे में, कहाँ आए? तहसील में आए। कहाँ आए? तहसील में। किसी मोहल्ले में तो नहीं गए। लेकिन ये बहन जी का इतना खौफ था, अधिकारियों के अंदर इतना खौफ था कि पता नहीं बहन जी का कब आदेश आ जाए, कब किस गांव का निरीक्षण करने लगे। केरल विधानसभा में एक नगर पंचायत है गिरोर जी। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो बहन जी मुख्यमंत्री बनने के बाद तो वहाँ एक गाँव पड़ता है तारपुर गिरोर में, जो आपका नहर है, नहर के आगे जो तारपुर गाँव में मैं गया हूँ। तो वो जब अधिकारियों के मालूम पड़ा कि बहन जी सुबह तारपुर गांव का निरीक्षण करेंगे, अम्बेडकर गांव था, तो बहन जी को जब ये मालूम पड़ा तो अधिकारियों के अंदर इतना खौफ था कि रात अधिकारियों ने सड़क को बिछा दिया। और जब बहन जी ने अपनी एड़ियों से उस सड़क को देखा तो सड़क जो थी ऐसी बिछा दी गई थी दिखाने के लिए, तो बहन जी ने तत्काल सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया था। मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, फिर भी दलित समाज की हालत दयनीय क्यों? देखिए पत्रकार महोदय जी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित समाज की जो हालत दयनीय है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज उनकी जो हालत को इन लोगों ने बद से जो बदतर कर रखा है ये भाजपा के लोगों ने किया है। बहन जी के शासनकाल में दलितों की कभी भी हालत बद से बदतर नहीं हुई है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब जब बहन जी की सरकार थी तब तब दलित समाज के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे और उनकी हालत बहुत अच्छी थी। आज हम जिस तरीके से गांव में घूमते हैं, देखते हैं और लोग हमें ये बताते हैं कि नेताजी आज जो हमारी जो हालत जो ख़राब है, हमारी ज़मीनों पर जो कब्जे हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। बहन जी की जब सरकार थी तो कोई भी आदमी हो, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे बहन जी की पार्टी का ही आदमी क्यों ना हो, अगर बसपा के आदमी ने किसी भी कार्यकर्ता के, चाहे वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, किसी की ज़मीन पर कब्जा किया है तो माननीय बहन जी ने
उसको तुरंत पार्टी से बाहर निकाल के और जेल भेजने का काम किया है। हमारी नेता को आयरन लेडी का खिताब यहाँ से नहीं मिल गया है। हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सांसदों को, अपने विधायकों, अपने मंत्रियों अपने आवास पे बुलवा के गिरफ्तार करवा के जेल भेजने का काम किया है। ये खौफ है कार्यकर्ताओं के अंदर कि कोई भी बसपा का कार्यकर्ता किसी भी दलित समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, और चाहे वो बैकवर्ड समाज का हो, हालात किसी के कब्जा नहीं कर सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं आप किस तरीके से कब्जे कर रहे हैं लोगों को। कई सोशल मीडिया से वीडियो आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हालात तो उनकी दलितों की ख़राब कर रहे हैं, और दलितों की को इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है, इतना ज़्यादा परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे कि वो अब न्याय लेने जाए तो जाए कहाँ। आज उनकी जो हालत जो ख़राब हो गई है 5 साल के स्तर में, जो 2017 से लेकर आज तक, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता मूरे की तरह उखाड़ के फेंकेगी, और ऐसा फेंकेगी कि दोबारा लौट के नहीं आएगी। 14 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की है, और अब की बार चलेगी, कभी जीवन में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनेगी। आखिरी सवाल, 2022 में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ला रही है? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जब 2007 में सरकार बनी थी, तब लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि बहुजन समाज पार्टी की 206 सीटें आएंगी। 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों ने ये कह दिया था कि काशीराम साहब के जाने के बाद बीएसपी को लोगों ने ख़त्म कर दिया था, और जब जब बसपा को ख़त्म करने की लोगों ने बात की है, तब तब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में लौटी है। और 2007 में जब बीएसपी की जब सरकार बनी नहीं थी, माननीय बहन जी 2007 में जब सरकार वोट दौर चल रहा था, जब सरकार बनी, तो माननीय बहन जी को खुद उम्मीद नहीं थी कि हमारी सीटें इतनी ज़्यादा आएंगी, तो 206 सीटें आई थी। और जी 2022 का जो इलेक्शन है, इसमें हम 200 प्लस में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि बहन जी को मुख्यमंत्री तो बनाना है, लेकिन सरकार मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ सरकार को पूर्ण बहुमत में लाना है। और इंशाल्लाह हम उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान जो है वो चुप है, खामोश है, और मुसलमान की खामोशी ही उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में बहन जी को पूर्ण बहुमत के साथ इस उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बिठाएगी, और उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएगी। मुसलमानों की खामोशी, मुसलमान ये देख रहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का समय देखा, मुसलमानों ने सरकार देखी, समाजवादी की सरकार देखी, बीएसपी की सरकार देखी। जितना सुरक्षित मुसलमान या हर वर्ग के लोग, मैं उत्तर प्रदेश के सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महसूस नहीं कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार महसूस नहीं करते थे, वो सिर्फ करते थे तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सुरक्षित महसूस करते थे। और हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि 2007 की तरह इतिहास दोहराता ज़रूर है। जब जब बसपा ख़त्म करने की बात आई, तब तब इतिहास दोहराया है, और ये इतिहास 2022 में दोहराने जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम 206, 207 फिर प्लस हो जाए। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा महासचिव प्रभारी शहबाज कुरैशी जी। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से करल विधानसभा के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा। पहले तो मैं कल नववर्ष है, नववर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ। करल के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आगामी 2022 में विधानसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में सभी लोग वोट करें, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि वन वोट वन वैल्यू। एक आदमी की कीमत जो है वो हर आदमी को अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया है।
तो आप लोग अपना वोट करें और वोट ज़रूर करें, चाहे वो किसी को करें, लेकिन वोट ज़रूर करें। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय बहन जी।